Hey everyone, welcome back to Mind's Mind Tutorial. So our today's topic is rigor mortis, fish preservation and processing. This topic comes under aquaculture, or we can say pisciculture as a branch of aquaculture. And the thing which is important to note here is कि हम लोग mainly जो topic रहेगा उसके अंदर fish preservation and processing के ऊपर ही ध्यान देने वाले हैं. Rigor mortis एक terminology जो कि हम शुरू में एक बार इसको explain करेंगे. Then we will be focusing completely on preservation and processing. So without a further ado, let's get started. होता है ये जो फिश होती है, अगर इसकी इंट्रोडक्शन की बात की जाए, ये बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट फूड है मैन के लिए या फिर दूसरे एनिमल्स के लिए भी जो कार्निवोरस हो सकते हैं. सो फिश एक एक्सीलेंट फूड सोर्स है क्योंकि ये प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है. तो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स अगर किसी चीज में होगी तो वो एक्सीलेंट फूड हो जाएगी मैन के लिए भी और दूसरे एनिमल्स के लिए भी, सच एज कैट्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स वी कैन से. फिर दूसरी बात होती है कि फिश बहुत ज्यादा इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, यानी कि इसका जो डाइजेशन का प्रोसेस होगा वो बहुत आसानी से हो जाएगा. इसकी अगर हम लोग कंपैरिजन में बात करें तो जो दूसरी चीजें हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरे मीट की ही अगर एग्जांपल लें तो दूसरा मीट डाइजेशन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन फिश का डाइजेशन बहुत ज्यादा इजी होता है. अब ऐसी क्या चीज है जो वो बहुत ज्यादा डाइजेस्टेबल कर देती है उसको? उसके अंदर होता है लो परसेंटेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. जितना ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू कम होगा उतना ही ज्यादा आसानी से किसी भी चीज का डाइजेशन होगा. तो फिश का कनेक्टिव टिश्यू कंटेंट बहुत कम होता है, इसीलिए उसका डाइजेशन आसानी से हो जाता है. नेक्स्ट बात यहाँ पर आती है, जो फिश का फ्लैश होता है उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं. जितने इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है वो सभी फिश में प्रेजेंट होते हैं. और साथ में फिश के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, विटामिन ए, बी, डी सभी चीजें होती है. लेकिन फिश में एक प्रॉब्लम होती है, ये खराब बहुत जल्दी हो जाती है. इसकी स्पॉइल होने की प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत दे जाती है. तो जो फिश स्पॉइलिंग है वो बहुत ज्यादा जल्दी क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा पानी होता है ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट इन इट्स बॉडी. फिश की बॉडी मैक्सिमम तौर पर पानी से बनी होती है, तो इतना सारा पानी जब उसमें होगा तो फिश स्पॉइल जल्दी होगी. और फिर उसको प्रॉपर्ली प्रिजर्व करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई चीज खराब होगी तो कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम नहीं कर सकता, उसको खा नहीं सकता. इसलिए फिश को प्रिजर्व करना रहता है. सो जिससे कि जो कंज्यूमर है उसका, फिश को खाने वाला जो व्यक्ति है उसके पास ये फिश जब जाए वो गुड कंडीशन में पहुंचे. सो जो मार्केट रहता है जहाँ पे फिश को बेचा जाता है कंज्यूमर के लिए, जनरली वो थोड़े ही दूरी पर रहता है जहाँ पर लैंडिंग ऑफ द कैच रहती है और फास्ट ट्रांसपोर्ट होता है, कूलिंग फैसिलिटीज होती है. यानी कि जहाँ पर ये मछली का पूरा बाजार टाइप लगाया जाता है वो कहीं ना कहीं जहाँ पॉन्ड्स होते हैं, रिवर्स होती है, उसके आसपास ही बनाया जाता है, जिससे कि फिश जल्दी से वहां पर पहुंचे, वहां से सोल्ड हो जाए. तो ये सारी चीजें इसलिए की जाती है जिससे कि स्पॉइलेज ना हो जाए, फिश खराब ना हो जाए. अब जो लाइव फिश रहती है, जिंदा फिश जो रहती है, उसके ऊपर अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे अमाउंट में बैक्टीरिया पाए जाते हैं. यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फॉर एग्जाम्पल ये कोई फिश है, अब इस फिश पे होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया. ये सारे बैक्टीरिया नॉर्मली उसकी बॉडी के ऊपर भी होते हैं, उसकी गिल्स पर भी होते हैं इस एरिया में, और उसकी गट में भी होते हैं. तो पूरी बॉडी में, गिल्स में और गट में लाइव बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं लाइव फिश के ऊपर. लेकिन जैसे ये फिश अगर मर जाती है, फिश अगर डाई करती है, तो ये जो बैक्टीरिया रहते हैं जो उसकी बॉडी पर प्रेजेंट थे वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे ही उनका रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो थोड़े से ही बैक्टीरिया थोड़े ही टाइम में बहुत सारे में चेंज हो जाते हैं. उसके बाद वो सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर जाकर अटैक करते हैं. जब वो अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर जाकर अटैक करते हैं तो उससे होता है डिटोरिएशन ऑफ द फिश, यानी कि फिश खराब होने लगती है. तो अगर फिश खराब होने लगती है तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, फॉर अ लेमैन अ फ्रेश फिश कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स. जो एक कॉमन मैन है, अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली अगर आप जो लोग फिश को सोल्ड करते हैं या फिश को कंज्यूम करते हैं उन लोगों से आप पूछेंगे तो उन्हें पॉइंट्स पता होते हैं जिससे ये पहचान लिया जाए कि फ्रेश फिश कैसी होती है और जो कहना चाहिए खराब हुई हुई फिश है, स्पॉइल्ड फिश है, वो कैसी होती है. तो उनको पहचानने की कुछ ऐसी पॉइंट्स होते हैं जिसको हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं. सो फॉर अ लेमैन अ फ्रेश फिश कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स. अगर कोई लेमैन है, कॉमन मैन है, तो अगर कोई कॉमन मैन है, अगर हम उसकी बात करते हैं, सो वो जो फ्रेश फिश होती है और स्पॉइल्ड फिश जो होती है उसके बीच में इजीली डिफरेंस को पता लगा सकता है. जैसे कि जो आंखें होती है फ्रेश फिश की वो कैसी होती है, ग्लिसनिंग होती है, चमकती हुई होती है और ओपेक नहीं होती है. जैसे कि 3 तरह के सब्सटेंसेज होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. ट्रांसपेरेंट में हम आर पार पूरी तरह से क्लियरली देख सकते हैं, ट्रांसलूसेंट में हम धुंधले तौर पर किसी चीज को देख सकते हैं, और ओपेक वो चीज होती है जब हम पूरी तरह से किसी आसपास चीज को नहीं देख सकते. तो
जो फिशेस की आईज होती है अगर वो चमकती भी नहीं है और अगर वो ओपेक है, इसका मतलब होता है ओपेक आंखों का कि वो फिश फ्रेश नहीं है। सो उसकी आंखें चमकने वाली होना चाहिए। गिल्स उसके ब्राइट रेड कलर के होना चाहिए, बिल्कुल जो खुलता हुआ रेड कलर होता है उस तरह का दिखाई देना चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये रहता है कि जनरली जो मछुआरे होते हैं वो अपने फिशेस को फ्रेश दिखाने के लिए उसके जो गिल्स होते हैं उसके ऊपर कलर लगा देते हैं। ऐसा अगर आपने पढ़ा होगा कहीं पर तो ये वाले पॉइंट्स भी आते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, लोग कई बार जो मतलब कहना चाहिए जो पूरे एक्सपर्ट नहीं होते फिशेस को पहचानने में, वो इसमें गलती कर जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि जो फिश है वो फ्रेश नहीं है। सो कभी कभी गिल्स के ऊपर ब्राइट रेड कलर अलग से लगा भी दिया जाता है जिससे कि वो फ्रेश दिखाई दे, जबकि वो होती नहीं है। दूसरा पॉइंट है फ्लैश उसका स्टिफ होता है। अगर फिश का जो फ्लैश है वो एकदम स्टिफ है, टाइट है, कड़क है, तो इस तरह का फ्लैश जो रहेगा वो भी फ्रेश फिश का होगा। साथ में वो सॉफ्ट और फ्लैबी नहीं होता है। स्मेल जो होता है स्लाइम का, तो फिशेस जो होती है उसमें एक अलग सी स्मेल आती है और वो कैसी होती है, फिशी स्मेल। एक अलग सी मछली जैसी ही स्मेल होती है, वो फिशी स्मेल कहलाती है। और फाउल स्मेल उसमें से नहीं आती। खराब तरह की स्मेल अगर आएगी उसमें से, इसका मतलब फिश जो है वो स्पॉइल हो चुकी है। वेंट इज नॉट प्रोट्रूडिंग, उसका जो वेंट वाला पोर्शन होता है दैट इज द एनस काइंड ऑफ पोर्शन, जो साइड का नीचे का पोर्शन रहेगा उसका, वो प्रोट्रूडिंग नहीं होना चाहिए। अगर वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है, लटका हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है कि वो फिश फ्रेश नहीं है। वेन टच्ड फिंगरप्रिंट्स आर नॉट लेफ्ट ऑन द बॉडी सर्फेस, फॉर एग्जाम्पल ये फिश है, अगर आपने यहाँ पर टच करने की कोशिश की फिश को, तो अगर जो आपकी फिंगरप्रिंट के टच है अगर वो उसकी बॉडी सर्फेस में नहीं रह जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं 2 सेकंड बाद ही, इसका मतलब वो जो फिश है वो फ्रेश है। और अगर रह जाते हैं इसका मतलब वो फिश जो है वो फ्रेश नहीं है। सो व्हेन टच्ड फिंगरप्रिंट्स आर नॉट लेफ्ट ऑन द बॉडी सरफेस, उसके सरफेस पर आपके फिंगरप्रिंट नहीं रहना चाहिए। मेनली आपको इस बात पर फोकस करना है। क्या होता है जनरली इस तरह के क्वेश्चंस जो फिश की कहना चाहिए फ्रेश फिश के कैरेक्टर्स होते हैं, ये वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो हमने वो भी देख लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पॉइलेज ऑफ फिश को लेकर। सो फिश जब खराब हो जाती है उससे कुछ रिलेटेड बातें यहाँ पर है। जैसे ही फिश को पकड़ा जाता है और पकड़ा जाता है यानी कॉट किया जाता है एंड पानी से उसको जब निकाला जाता है तो वो थोड़ी ही देर में सर्वाइव नहीं कर पाती और उसका सफोकेशन की वजह से यानी ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि पानी में ही वो रह सकती है और पानी में भी उसको ऑक्सीजन वहां से मिलती है तो वो रह पाती है। सो उसकी सफोकेशन से डेथ होती है। इट रिमेन्स इन गुड कंडीशन फॉर फ्यू आवर्स, और थोड़े टाइम के लिए जैसे वो मरती है उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए अच्छी कंडीशन में रहती है, लेकिन ओनली आफ्टर विच डिकम्पोजिशन बिगिंस, थोड़े ही टाइम बाद उसका डिकम्पोजिशन यानी उसकी डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस होती है, आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ना डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो थोड़े टाइम बाद फिश का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। और होता क्या है, ये जो डिकम्पोजिशन है वो हो इसलिए रहा है क्योंकि उसमें बैक्टीरियल एक्शन इन्वॉल्व है। हमने अभी शुरू में पढ़ा था इसके इंट्रोडक्शन में कि जो फिशेस होती है उसकी पूरी बॉडी में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जनरली, जिसमें खासतौर पर गिल्स, उसका जो गट रहता है और उसकी जो बॉडी रहती है उसके ऊपर रहते हैं ये एंजाइमेटिक एक्शन, यानी कि जो एंजाइम्स खुद से फिश की बॉडी में थे वो खुद से एक्शन शुरू कर देते हैं फिश के ऊपर, जिससे कि वो डिकम्पोज होती है। बैक्टीरिया तो करवा ही रहे, एंजाइम्स भी करवा रहे और केमिकल एक्शन भी करवाता है। सो ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट करने हैं। अब बात आती है रिगर मोर्टिस क्या होता है। रिगर मोर्टिस में क्या होता है, जो रिजिडिटी होती है मसल की वो वहाँ पर प्रेजेंट रहती है, और जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, चाहे वो ह्यूमन ही क्यों ना हो, दूसरा एनिमल क्यों ना हो, उसके बाद उसकी जो मसल है उसमें रिजिडिटी आ जाना, यानी वो कड़क हो जाती है मसल, वो थोड़ी सी ठोस हो जाती है और फिर वो हिल डुल नहीं पाती। जैसे एक्शन में जो इंसान मरा है अगर उसको फटाफट जब जैसी उसकी डेथ हुई उसको अगर उसके आईज क्लोज नहीं की गई, उसके हैंड्स को प्रॉपर कंडीशन में नहीं रखा गया, तो ये होता है कि वो जैसी कंडीशन में थे वैसे ही रह जाते हैं। इसी को रिगर मोर्टिस कहा जाता है, जो डेथ के बाद जनरली सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। तो वही फिश में भी होता है जिसे हम रिगर मोर्टिस कहते हैं। और जो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म रहता है कम्स टू हाल्ट, यानी कि जो अंदर से सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म चल रहा था वो रुक जाता है। रिगर मोर्टिस जो रहता है वो थोड़े टाइम बाद 15 से 25 आवर्स के बाद डेथ के थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है एज प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड। जैसे ही प्रोटीन्स डिग्रेड होना शुरू करते हैं, प्रोटीन्स खत्म होना शुरू होते हैं बॉडी के, उसी के बाद करीब 15 से 25 घंटे के बाद ही रिगर मोर्टिस जनरली ह्यूमंस के अंदर शुरू हो जाता है। और इसकी डिटेल्स हमने जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर रहता है जो कि हमें क्लास 11 बायोलॉजी में होता है, उसकी डिटेल हमने जब देखी ही रहती है। तो ये वाली चीज होती है रिगर मोर्टिस की डेफिनेशन के अंदर।
अब फिश के अंदर का क्या केस होता है कि जब फिश की डेथ होती है, फिश सॉफ्ट और फ्रेश रहती है 5 से 7 घंटों के लिए। 5 से 7 घंटे आपको याद रखना है, वो कैसी रहेगी, सॉफ्ट भी रहेगी और फ्रेश भी रहेगी। लेकिन अभी हमने बात की थी कि फ्रेश फिश जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, टाइट होना चाहिए उसकी बॉडी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, शुरू में 5 से 7 घंटे तो वो सॉफ्ट एंड फ्रेश रहती है, तो यहाँ वो फ्रेश रहेगी, लेकिन बाद में उसको टाइट हो जाएगी, वही उसका फ्रेशनेस का फीचर रहेगा। सो विच द मसल्स बिकम स्टिफ, और उसके बाद क्या होता है, 5 से 7 घंटे के बाद उसकी मसल स्टिफ होने लगती है, कड़क होने लगती है। दिस स्टिफनेस और रिजिडिटी ऑफ द मसल्स इज कॉल्ड रिगर मोर्टिस। इसी रिजिडिटी या फिर स्टिफनेस को हम रिगर मोर्टिस का नाम देते हैं। अब जब उसकी बॉडी एक बार स्टिफ हो जाती है तो वो सेवरल आवर्स तक स्टिफ रहती है, और जब तक वो स्टिफ है, कड़क है, इसका मतलब ये है कि जो फिश है वो फ्रेश है एंड फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ह्यूमन उसको आसानी से खा सकते हैं और ह्यूमंस के लिए वो फिट फॉर कंजम्पशन है। लेकिन ड्यूरिंग रिगर मोर्टिस होता क्या है, बॉडी बिकम स्टिफ, माउथ ओपन्स एंड द ओपर्क्यूलस स्प्रेड आउट। अब होता क्या है, जब फिश की बॉडी स्टिफ होने लगती है तो उसका मुंह खुद से खुल जाता है, उसका माउथ पूरा ओपन हो जाएगा। उसका जो ओपरक्यूला यानी गिल्स के ऊपर कवरिंग होती है ओपरक्यूलम की, कभी कभी गिल्स ओपरक्यूलम में कवर्ड होते हैं और कभी गिल्स ओपरक्यूलम में कवर्ड नहीं होते। तो अगर ओपरक्यूलर है तो वो स्प्रेड आउट हो जाएगा, पूरी तरह से खुल जाएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ द बॉडी स्टार्ट्स आफ्टर द रिगर मोर्टिस स्टेज इज ओवर। जैसे ही रिगर मोर्टिस की स्टेज ओवर होगी, जस्ट उसके बाद डिकम्पोजिशन फिश की बॉडी का स्टार्ट होता है। फिश बिकम सॉफ्ट, फ्लेबी, फाउल स्मेलिंग एंड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यहाँ पर अनफिट लिखा है, होप थोड़ा सा मेरी बातों से क्लियर हो रहा हो। अब होता क्या है, जैसे फिश का रिगर मोर्टिस की स्टेज खत्म हुई, उसकी स्टिफनेस खत्म हुई, तो होगा क्या, वो फिर से सॉफ्ट होगी, वो फ्लेबी हो जाएगी, उसमें फाउल स्मेल आएगी, गंदी स्मेल आएगी, और अगर अब किसी ह्यूमन ने उसको खाने की कोशिश की तो वो उसके लिए फिट नहीं होगी, उसको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उसको किसी तरह की बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाली चीजों का ध्यान रखना होता है जो लोग फिश का कंजम्पशन करते हैं। अब क्या होता है, जो स्टिफनेस होती है मसल्स की ड्यूरिंग रिगर मोर्टिस इज मेनली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटीपी फ्रॉम मसल्स विच रिमेन इन अ सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो स्टिफनेस होती है मसल्स की, कड़कपन जो मसल्स का होता है रिगर मोर्टिस के टाइम पे, वो क्या होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटीपी फ्रॉम द मसल्स। जो मसल्स होती है बॉडी की, उसमें अगर एटीपी एब्सेंट हो जाएगी, एटीपी जो होती है हम उसको एनर्जी कहते हैं, अगर उन मसल्स में एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा, उसके अंदर रिगर मोर्टिस आता है, जो कि सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट होती फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे जो पोजीशन में जो ऑर्गन्स हैं, जो चीज जैसी है वैसी की वैसी वो रह जाएगी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, और ये जब तक रिगर मोर्टिस की पूरी स्टेज होती है जब तक होता है। सून आफ्टर डेथ, और थोड़ी ही डेथ के बाद क्या होता है, जो ग्लाइकोजन होते हैं मसल्स के, अंडरगोस ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे डेथ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, खास तौर पे हम फिश की बात कर रहे हैं, फिश की डेथ होती है, अब उसकी मसल्स में होता है ग्लाइकोजन। हमने शुरू में पढ़ा था कि जो स्टोर्ड अमाउंट ऑफ फूड रहता है, ह्यूमंस में हम बात करें तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, या किसी भी एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है वो। अब ग्लाइकोजन के फॉर्म में मसल्स के अंदर स्टोर्ड है चीजें। अब मसल में ग्लाइकोजन होने के बाद क्या होता है, उसी ग्लाइकोजन का क्या होने लगता है, ग्लाइकोलाइसिस होने लगता है, ना ग्लाइकोजन टूटने लगती है, जिसकी वजह से होता क्या है, ग्लाइकोजन टूटती है और लैक्टिक एसिड को बनाती है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के लैक्टिक एसिड यहाँ पर बनता है। दिस रिड्यूसेस द पीएच ऑफ द मसल्स। इसकी वजह से क्या होता है, जो मसल का पीएच है वो कम होने लगता है। द क्रिएटिन फॉस्फेट ऑफ द मसल इज लॉस्ट। फिर होता क्या है, जो क्रिएटिन फॉस्फेट मसल में हुआ करता था वो भी खत्म हो जाता है। मसल्स रिमेन स्टिफ, मसल कड़क ही रह जाती है, एंड आर अनेबल टू रिलैक्स, और मसल वापस से रिलैक्स पोजिशन में नहीं आ पाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आप कोई चीज को उठाने की कोशिश करें, आप अपने हाथ को स्ट्रेट करके कोशिश करिए। अगर आपने हाथ को स्ट्रेट करा है कुछ लेने के लिए, तो क्या ये जो हाथ स्ट्रेट पोजीशन में, तो ये क्या कंफर्टेबल पोजीशन है? नहीं है। हमारी रिलैक्स पोजीशन कैसे होगी, जब हमारे हाथ पीछे की तरफ आसानी से रखे होंगे। उसी तरह से हर मसल को रिलैक्स पोजीशन में रहने की आदत होती है, लेकिन जब किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो जो मसल्स होती है वो स्टिफ हो जाती है और वो रिलैक्स पोजीशन में नहीं आ पाती है। तो ये पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे जो रिगर मोर्टिस में होते हैं। आपको एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर लिखते जाना है कि पीएच कम होता है मसल का, लैक्टिक एसिड बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बन जाता है, ग्लाइकोजन का ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर क्रिएटिन फॉस्फेट जो मसल के है वो लॉस्ट हो जाती है। ये सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने होंगे। इट हैज बीन फाउंड दैट द एसिडिटी ड्यू टू लैक्टिक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग रिगर मोर्टिस इज बैक्टीरिसाइडल। अब होता क्या है,
कि जो एसिडिटी रहती है लैक्टिक एसिड की, यहाँ लैक्टिक एसिड तो बना है तो वो जो लैक्टिक एसिड है तो उसकी कहीं ना कहीं एसिडिटी भी रहेगी। तो वो जो एसिडिटी रहती है यहाँ पर जो रिगर मोर्टिस के टाइम पे बनी होती है वो बैक्टीरियासाइडल होती है, यानी वो बैक्टीरिया को किल कर सकती है एंड हेल्प्स इन दी प्रोलॉन्गेशन ऑफ रिगर, और इसकी वजह से जो रिगर स्टेज है वो लंबी हो जाती है। इन स्पीशीज इन विच रिगर मोर्टिस अपीयर्स अर्ली, ऐसी स्पीशीज जिनमें रिगर मोर्टिस टाइम से पहले ही थोड़ा जल्दी हो जाता है, इट इज ऑफ अ शॉर्टर ड्यूरेशन। अगर कोई रिगर मोर्टिस जल्दी से किसी ऑर्गेनिज्म में आ रहा है, जैसे ह्यूमंस में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन फिशेस में तो 5 से 7 घंटे में ही आ रहा है, तो ऐसे में क्या होता है अगर रिगर मोर्टिस जो है वो अर्ली आ रहा है तो उनका जो ड्यूरेशन होगा रिगर मोर्टिस का वो खत्म भी उतना ही जल्दी होगा। शुरू जल्दी हुआ है तो खत्म भी जल्दी होगा इसका रिगर मोर्टिस। बट इफ इट इज डिलेड द कंडीशन लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में रिगर मोर्टिस देर से शुरू होता है तो वो जो कंडीशन होगी वो लंबी टाइम तक चलेगी। सो हायर ग्लाइकोजन कंटेंट इन द मसल्स ऑफ द फिश एट द टाइम ऑफ कैप्चर डिलेज ऑनसेट ऑफ रिगर मोर्टिस। अब होता क्या है, फिशेज जो होती है इसमें हायर ग्लाइकोजन कंटेंट होता है, बहुत सारा ग्लाइकोजन इनकी मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है फिशेज की, जो कि उसके टाइम ऑफ कैप्चर के टाइम पे उसमें रह जाता है। सो इट डिलेज ऑनसेट ऑफ रिगर मोर्टिस। तो इसकी वजह से क्या होता है, हायर ग्लाइकोजन कंटेंट की वजह से उसका रिगर मोर्टिस देर से शुरू होता है, विच इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय लो टेम्परेचर एंड मैनर ऑफ कैचिंग द फिश। जो कि अगर लो टेम्परेचर पे फिश को रखोगे तो भी उसमें कहीं ना कहीं रिगर मोर्टिस देर से शुरू होगा, जो कि एक हमारे लिए बेनिफिशियल चीज है। और उसकी मैनर ऑफ कैचिंग द फिश, किस तरीके से फिश को कैच किया जा रहा है उस पर भी ये चीजें डिपेंड करती है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि रिगर मोर्टिस कब आ रहा है, कब वो खत्म हो रहा है, रिगर मोर्टिस के बाद वो अनफिट हो जाएगी, ये सारी चीजों का ध्यान हमें रखना होता है। कॉजेस ऑफ द स्पॉइलेज ऑफ फिश, ऐसे क्या कॉजेस है जिसकी वजह से फिश स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है। सून आफ्टर रिगर मोर्टिस इज ओवर, जैसे ही रिगर मोर्टिस ओवर होता है फिश अंडरगोज डिटोरिएशन रैपिडली एंड बिकम्स अल्कलाइन, फाउल स्मेलिंग एंड इनएडिबल। अब होता क्या है, जैसे ही रिगर मोर्टिस खत्म होता है उसके बाद फिश में डिटोरिएशन, खराबी आने लगती है और वो भी बहुत तेजी से। फिश एल्केलाइन हो जाती है, पहले वो एसिडिक थी अब वो कैसी हो जाती है, एल्केलाइन हो जाती है। फाउल स्मेलिंग होती है, खराब उसमें से स्मेल आने लगती है और इनएडिबल हो जाती है, जिसको अब आप खा नहीं सकते। सो अ लार्ज नंबर ऑफ फिश आर स्पॉइल्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। जो फिश स्पॉइल होती है वो ज्यादातर किस वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो कि उसकी बॉडी पर, उसके गिल पर, उसकी गट पर, इन जगहों पर प्रेजेंट होते हैं। जब वो जिंदा भी होती है, जो लाइव फिशेज भी होती है, तब भी उन पर बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जैसे वो फिश मरने लगती है तो ये बैक्टीरिया तेजी से रिप्रोड्यूस कर लेते हैं और फिर वो जो एक्शन से उसको अपने हाथों में ले लेते हैं। सो जो कॉमनली फिश के ऊपर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके नाम देख लेते हैं। सूडोमोनास, बेसिलस, हीमोफिलियस, मिक्सोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम एटसेट्रा, मायोबैक्टीरियम, आई एम सॉरी। फिर इन द लिविंग कंडीशन, अगर हम जिंदा स्टेट में बात करें फिश की, दे फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द फिश। जब फिश जिंदा होती है तो इन बैक्टीरिया को फिश रेजिस्ट करती है, यानी दूर रखने की कोशिश करती है। बट आफ्टर द डेथ ऑफ द फिश, जैसे ही फिश की डेथ होती है, देयर इज नो रेजिस्टेंस, उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस बाकी नहीं रह जाता। एंड द बैक्टीरिया फाइंड फेवरेबल कंडीशंस फॉर रैपिड ग्रोथ। और होता ये है कि जो बैक्टीरिया है उसको पूरी फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है, अच्छी कंडीशंस मिल जाती है, जिससे कि वो तेजी से ग्रो कर सकता है। Injured, weak and exhausted fish are unable to offer resistance to the growth of bacteria. जो weak और exhausted fish रहती है, थकी हुई, जिस fish को लग गई है, चोट लगी है, जो थक गई है, और इस तरह की जो fish रहती है वो बैक्टीरिया को दूर रखने की प्रोसेस आसानी से नहीं कर पाती है। So bacteria load increases further during handling and storage in unclean places. अगर आप fishes को पकड़ के लाए हैं और उसको unclean place पर रख दिया है, ढंग से काम नहीं किया जा रहा है, तो उस पर तब भी बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो कर जाते हैं। बैक्टीरियल लोड इंक्रीजेस फर्दर ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड स्टोरेज इन अनक्लीन प्लेसेस। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अनक्लीन प्लेसेस में बढ़ती जाती है। कट्स एंड एब्रेशंस ड्यूरिंग कैचिंग ऑपरेशंस कॉज हीमोरेज। अगर आपने देखा होगा फिशेस को जब पकड़ा जाता है तो अगर उनकी बॉडी पर कट्स या फिर एब्रेशंस, चोट लग जाती है तो इनकी वजह से उनकी बॉडी से उस जगह से खून बहने लगता है, हीमोरेज होता है वहाँ पर। एंड प्रोवाइड आइडियल कंडीशंस फॉर बैक्टीरियल एक्शन। तो जैसे ही उस जगह पर ब्लड उसको आ जाता है तो ये एक तरह की आइडियल कंडीशन है बैक्टीरिया के लिए, जिससे वो वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। अब होता क्या है, जो हमने पहले भी पढ़ा होता है कि जो ब्लड होता है वो बहुत अच्छा कल्चर मीडिया होता है, जिसमें बैक्टीरिया बहुत इजीली ग्रो कर लेते हैं। अब हो ये रहा है कि फिशेस को चोट लग गई, उसका ब्लड वहां से हीमोरेज हो रहा था, अब उस हीमोरेज वाले पोर्शन पे ये जो बैक्टीरिया है उनका एक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसी वजह से क्रश्ड आइस एंड सॉल्ट आर यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन एंड ऑल्सो अ सोर्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसी वजह से आइस और सॉल्ट का यूज किया जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ
वहाँ ना हो, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन उस फिश में ना हो जाए। बैक्टीरिया कॉज स्पॉइलेज ऑफ फिश ईदर डायरेक्टली और बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स। जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्पॉइलेज होता है फिश का, या तो उसको डायरेक्टली खराब करने की कोशिश करते हैं फिश को, अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो कुछ ऐसे एंजाइम्स फिश के ऊपर रिलीज करते हैं जिससे वो खराब हो जाए। अगर आपको इसका स्पॉइलेज पूरा डिटेल में और इजी वे में समझना है तो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो हम उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे एंड वो क्लियर हो जाएगा। विच अब क्या हो रहा है, विच कैन ब्रेक डाउन ऑफ मसल्स, जैसे कि आप ये जैसे एंजाइम्स उस पर वर्क करेंगे तो उसकी जो मसल्स है फिश की उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बॉडी के रिमेन एक्टिव इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द फिश एंड सॉफन द फिश बाय ऑटोलाइसिस एंड रिजल्ट इन बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द बॉडी। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिश की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे उसकी डेथ भी हो जाती है तो थोड़े टाइम के लिए ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैसे होते हैं, एक्टिव रहते हैं, जो कि उसके फ्लैश को सॉफ्ट करके रखते हैं ऑटोलाइसिस की मेथड के थ्रू। और फिर क्या होता है, इसके बाद बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन बॉडी का स्टार्ट होता है। सो ये जो एंजाइम्स है ब्रिंग अबाउट ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। अब यही एंजाइम्स क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स उसको तोड़ने लगते हैं, उनका ब्रेक डाउन करते हैं, फैट्स को, ग्लाइकोजन को, इन सभी को इनएडिबल कंपाउंड में बदलने लगते हैं, जिसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते ऐसी चीजों में बदल देते हैं। प्रोटीन, फैट्स, ग्लाइकोजन अगर है तो उसको आप इजीली कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन अगर प्रोटीन, फैट्स और ग्लाइकोजन जो है वो इनएडिबल कंपाउंड में चेंज हो जाए तो उसको कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं है। सो फर्दर डिकम्पोजिशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, अमीन्स, हाइड्रोजन सल्फाइड एटसेट्रा। जैसे ही प्रोटीन, फैट्स और ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है तो वो किस चीज में बदलते हैं, अमोनिया में, कार्बन डाइऑक्साइड में, अमीन्स में और हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल जाते हैं। अब जैसे ही ये सारे सब्सटेंसेस बनते हैं जिसकी अभी हमने लिस्ट बोली है, वो सारी चीज क्या होती है, फाउल स्मेल देने का काम करती है। खराब स्मेल जो फिश के अंदर से आने लगती है, जब वो खराब होने लगती है तो वो इन चीजों की वजह से आती है। हिस्टामिन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन एडवांस स्टेज गिव्स बिटर टेस्ट। और बाद में धीरे धीरे और ये इस टाइप के सब्सटेंसेस ये तो बन ही गए थे, इसके अलावा और एक हिस्टामिन भी अगर बन जाता है तो वो जो फिश है उसका टेस्ट कैसे हो जाता है, बिटर हो जाता है, कड़वा हो जाता है। Thus, spoilage of freshwater fish is mainly due to combined action of enzymes and bacteria। तो इससे ये साबित होता है जो स्पॉइलेज है फिश का वो मेनली बैक्टीरिया और एंजाइम्स की वजह से होता है। द फ्लैश ऑफ मराइन फिश कंटेन्स ट्राई मिथाइल अमीन। अब जो मराइन फिश होती है यानी सॉल्टी वाटर में रहने वाली जो फिश रहती है उसमें क्या मौजूद होता है, ट्राई मिथाइल अमीन, और इसका पूरा नाम ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। तो ये जो मराइन फिशेस होती हैं उनके अंदर ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड रहता है विच ब्रेक्स डाउन इनटू ट्राइमिथाइल अमीन ड्यूरिंग बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। जो कि ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड किस में बदल जाता है, सिर्फ ट्राइमिथाइल अमीन में बदल जाता है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से। इसकी वजह से भी क्या होता है, फाउल ओडर आने लगती है, खराब तरह की स्मेल आने लगती है मराइन फिश से। स्पॉइलेज अकर्स इन स्टेजेस। ये जो स्पॉइलेज हो रहा है वो स्टेजेस के अंदर धीरे धीरे होता है, पॉसिबली ड्यू टू द एक्शन ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो जनरली बैक्टीरिया की वजह से होता है। फ्लैश ऑफ अ फिश इज स्लाइटली एसिडिक। जनरली फिश का जो फ्लैश होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, यानी कि 6.4 उसका पीएच रहता है। लेकिन अगर कोई फिश स्पॉइल हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो उसका जो पीएच है वो अल्कलाइन हो जाता है और वो हो जाता है 7.6। तो आपको लर्न करना है 6.4 अच्छा पीएच है और बाद में 7.6 जो पीएच जो अल्कलाइन पीएच है वो खराब पीएच है। दस द डिग्री ऑफ द स्पॉइलेज कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द पीएच ऑफ द फ्लैश। तो अगर कोई लोग कि अगर पीएच को कैलकुलेट करना जानते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, फिश को चेक करने के लिए उसका पीएच चेक कर सकते हैं। अगर पीएच उसका एल्कलाइन की तरफ है इसका मतलब वो खराब होने लग चुकी है। अब जो फिश स्पीशीज होती है जैसे कि कार्प्स, सार्डिन्स, मैकरल्स, ये सभी स्पॉइल होती है, खराब होती है ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑन ऑयल्स। क्या होता है ना, ये वाली जो फिशेस होती है जैसे कार्प्स, सार्डिन्स, मैकरल, इनकी बॉडी में बहुत सारा ऑयल रहता है। अब इनकी बॉडी में ऑयल है तो अगर उस ऑयल के ऊपर केमिकल एक्शन हो जाता है तो ऑयल के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक चीज होती है रेंसिडिटी करके। हमने जब 10th क्लास कंप्लीट की होती है तो उसमें हमें रेंसिडिटी एक्सप्लेन की जाती है। जनरली जो फैटी फिशेज होती है, फैट जिनके अंदर फैट ज्यादा होता है यानी ऑयल ज्यादा होता है, उन फिशेस में ये वाला केमिकल एक्शन काम करता है। अब समझिए, ऑयल ऑफ द बॉडी ऑफ दीज स्पीशीज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जो ऑयल फिश की बॉडी में प्रेजेंट है, अगर उस ऑयल को आप ऑक्सीजन को लेकर, कहना चाहिए ऑक्सीडाइज करवा दें, ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज कर दे उस ऑयल को, जिससे क्या होगा, डिसकलरेशन ऑफ द फिश होगा, फिश का कलर खराब होने लगेगा, विच बिकम्स ब्राउन। फिश कैसे कलर की हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी। जनरली उसका कलर कितना व्हाइट हो सकता है, कलरफुल फिशेस भी हो सकती है, लेकिन वो कैसे होने लगती है, ब्राउन होने लगती है। एंड हैज अ बैड ओडर, उसके अंदर खराब सी स्मेल आएगी। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, इसको कहा जाता है रेंसिडिटी, RANCIDITY। तो
फैटी फिशेस में जनरली ये वाला प्रोसेस होता है, केमिकल एक्शन होता है ऑयल्स के ऊपर, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑयल या फिर फैटी टिश्यूज, तो वो रेंसिडिटी हो जाती है, उसका कलर ब्राउन हो जाता है, वो खराब ऑर्डर की हो जाती है, विच कैन बी मिनिमाइज्ड बाय सोकिंग द फिश इन सम एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन अगर आपको इस चीज को कम करना है तो अगर आप फिश को एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर सोक कर दे, क्योंकि ऑक्सीडेशन से उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा क्या होता है, एंटीऑक्सीडेशन। सो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट फिश के ऊपर यूज कर देंगे तो रेंसिडिटी को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और बाय ग्लेजिंग द फिश विथ आइस, अगर आप आइस से फिश को ग्लेज करने की कोशिश करेंगे देन ऑल्सो यहाँ पर फायदा हो जाएगा। सो इम्प्योरिटीज ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक इन द सॉल्ट यूज इन क्योरिंग द फिश ऑल्सो हेल्प द ऑनसेट ऑफ रेंसिडिटी। अब क्या होता है कि जनरली कुछ अगर इम्प्योरिटीज जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक जो कि सॉल्ट में होती है, अगर इन चीज़ों को यूज कर दिया गया है फिश के ऊपर तो ये वाली जो चीज़ है और रेंसिडिटी को बढ़ाने का काम करती है। तो जो सॉल्ट है वो भी प्योर होना चाहिए, उसमें ये 4 चीज़ें नहीं होना चाहिए। हेंस ओनली प्योर सॉल्ट फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटीज शुड बी यूज फॉर सॉल्ट क्योरिंग ऑफ द फिश। इसलिए हमें प्योर सॉल्ट को ही यूज करना चाहिए, उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए अगर आप सॉल्ट क्योरिंग कर रहे हैं फिश की। सो ये तो थी बात फिश स्पॉइलेज, रिगर मोर्टिस के बारे में। अब बात आती है प्रिजर्वेशन ऑफ फिश के बारे में। थिंग विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।